जवाब दो भाई। क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग संयोजक यौगिक चैप्टर 9 और इसमें हम अभी CFT तक पहुंच चुके हैं। तो अगर आज पूरा नहीं होगा VBT तक तो हम कल पूरा करेंगे। इवनिंग टाइम पे क्लास लगा लेंगे, अलग से कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा करेंगे उसको। ठीक, तो देखो उपसर्ग संयोजक यौगिक पढ़ने के लिए हमें औरों का तो पता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 3D श्रेणी का वो आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। 3D श्रेणी के जो तत्व हैं कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूं यहाँ पर। 3D श्रेणी जो होती है उसे हम कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसमें स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्व आते हैं। स्कैंडियम 21 से लेकर के 30 तक। इतने से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमको अच्छे से आने ही चाहिए अगर हमको उपसर्ग संयोजक यौगिक पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बता देता हूँ आप लोगों को। तो देखो इसको तत्व जो है साइंस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस प्रकार से 30 तक के ये एलिमेंट होते हैं। 21 से लेकर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 30 तक के जो तत्व हैं ये आगे जो है इनके परमाणु क्रमांक है, ये इनका प्रतीक है। द्रव्यमान संख्या यहाँ काम नहीं आती। अब देखो स्कैंडियम का 21 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऊर्जा के क्रम के अनुसार N+L के नियम के अनुसार, वो भी आप लोगों को पता है, 11th क्लास में पढ़ करके आए हो आप। क्या था ऊर्जा का क्रम? पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। बस इसके आगे कंटिन्यू बढ़ता है, लेकिन हमें इसी की जरूरत पड़ती है केवल। अब हम जानते हैं इस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 1s में 2, 2s में भी 2, p में 6 भर सकते हैं अधिकतम, फिर 3s में 2, p में फिर 6। तो जब हम ये यहां तक 3p6 तक के इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि एक अक्रिय गैस विन्यास का परमाणु क्रमांक है। तो यहां पर हम इसको बार बार ना लिखते हुए 3p6 तक को हम क्या लिख सकते हैं? आर्गन लिख सकते हैं। तो यहां तक के को हम क्या लिख सकते हैं? आर्गन। और आगे 4s और 3d इसका भाइतम कोश कहलाता है 3D श्रेणी का। तो इस बेसिस पर स्कैंडियम का जो विन्यास होगा वो क्या होगा? आर्गन। 4s और 3d में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखो 4s और 3d लिख दिया हमने। हम जानते हैं 4s की ऊर्जा कम है 3d से, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाएगा। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। इस प्रकार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रख सकते हैं। अब इसको तरीका क्या है याद रखने का? देखो आगे का नंबर दिख रहा है आप सबको, तो आर्गन तो सब में आएगा, 4s 3d सब में आएगा। 4s आगे वाला नंबर आगे वाले में, पीछे वाला नंबर पीछे वाले में। इस तरह से हम भर के भी इनको याद रख सकते हैं। तो देखो 2 2 1 1, 21 था, 21 भर दिया 4s और 3d में। यहां भी सेम यही केस, आर्गन 4s 2 3d 2। देखो 2 2 2 2, वेनेडियम आर्गन 4s 2 3d 3 2 3 2 3। क्लियर है भाई सबको? क्रोमियम, क्रोमियम एक अपवाद है जो आपको 11th क्लास में भी पढ़ाया गया था, जिसमें अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व की वजह से यहाँ पर ये जो सामान्य रूल है नहीं चलता, यानी 4s 2 3d 4 ना रहकर क्या हो जाता है? 4s 1 3d 5 हो जाता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। यह आप लोगों को पढ़ाया गया था 11th क्लास में भी, और अभी 8वें चैप्टर में भी पढ़ाया था मैंने आपको कि इसका विन्यास ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट मैग्नीज आर्गन 4s 2 3d 5। देखो 2 5 2 5। आयरन 4s 2 3d 6। कोबाल्ट आर्गन 4s 2 3d 7। आर्गन 4s 2 3d 8। देखो 2 8 2 8 डायरेक्टली इजीली याद रह जाता है, हमें ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। कॉपर में भी सेम यही केस लगता है जैसा आर्गन में लगा, क्रोमियम में लगा है। क्या 4s 2 3d 9 आना चाहिए,
लेकिन पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त करने के कारण यह एक इलेक्ट्रॉन 4s से ले लेता है और यहाँ विन्यास क्या रह जाता है 4s1 3d10। तो दो अलग से याद रखने, बाकी ये नंबर से पूरा याद रह जाता है। जिंक, आर्गन, 4s। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको कि आगे का नंबर आगे ना भर दें। क्यों? क्योंकि देखो 30 आ रहा है और हम जानते हैं 4s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 4s एस कक्षक में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो विन्यास 29 के बाद 30 के लिए 4s2 3d10, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बस इतना सा तो याद हो आप सभी को। चलो ये क्लियर है क्या सभी को? केवल 3D श्रेणी का ही बता रहा हूं बस। सभी को ये क्लियर है क्या विन्यास? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, यही काम आएगा सबसे ज्यादा 8वें और 9वें चैप्टर में। ठीक है, बढ़े आगे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको लेना है। ओके, अब आते हैं हम उपसहसंयोजक यौगिकों की ओर। देखो, उपसहसंयोजक यौगिक जो हैं वो एक बड़े कोष्ठक वाली स्पीशीज होती है। क्या होती है? बड़े ब्रैकेट वाली स्पीशीज। इस तरह से ये बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर M और Ln दोनों चीजें पाई जाती है। M का मतलब क्या है? M का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब क्या है? जिनका अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे थे ना, वो सब केंद्रीय धातु परमाणु की कैटेगरी में आते हैं। और Ln का मतलब है, N मतलब नंबर ऑफ लिगेंड। तो क्या हो गई? लिगेंडों की संख्या। कहने का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं वो चीज। तो ये पूरा ब्रैकेट ही क्या कहलाता है? उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहलाता है। क्लियर सबको? अब देखो, उपसहसंयोजक यौगिक तक पहुंचने के लिए पहले हम सामान्य लवणों की बात करेंगे, क्योंकि यह जो उपसहसंयोजक यौगिक है ये 2 प्रकार के लवणों से मिलकर के बना होता है। तो पहले हम विलयन की बात करेंगे कि विलयन में 2 प्रकार के लवण पाए जा सकते हैं। एक तो है एक ही प्रकार के लवण रखने वाले यौगिक या विलयन, एक ही प्रकार के लवण रखने वाले यौगिक, और यहां एक से अधिक प्रकार के लवण रखने वाले यौगिक या विलयन। तो देखो, एक से अधिक प्रकार के जिनमें लवण पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं सरल लवण और एक होते हैं मिश्रित लवण। सरल लवण और मिश्रित लवण। और एक से अधिक प्रकार के जो लवण रखते हैं उन्हें आणविक या योगात्मक यौगिक कहा जाता है। जो एक से अधिक प्रकार के लवण रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आणविक या योगात्मक यौगिक। क्यों कहा जाता है ये अभी बात करेंगे। और ये खुद भी 2 प्रकार के होते हैं एक से अधिक लवण रखने वाले भी। एक तो होते हैं द्विक लवण और एक होते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। मतलब इसको पढ़ने के लिए हमें इन तीनों को भी समझना आवश्यक है कि ये तीनों चीजें क्या है। तो देखो, सरल लवण की अगर हम बात करें, सरल लवण कौन? ऐसे लवण जिनमें एक ही प्रकार के क्या हो? धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन हो। जिनमें एक ही प्रकार के धनायन हो और एक ही प्रकार के ऋणायन हो क्या कहलाते हैं? सरल लवण। फॉर एग्जाम्पल NaCl। देखो आप, NaCl में एक तो Na+1 पाया जाता है और एक Cl-1 पाया जाता है। एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन रख रहे हैं, इसलिए क्या है ये? सरल लवण। चलो और देख लेते हैं। MgCl2। देखो यहाँ एक तो धनायन है Mg+2 और एक है 2Cl-1। एक ही प्रकार के ऋणायन है और एक ही प्रकार के धनायन है। मैंने ये नहीं कहा कि एक ही धनायन हो और एक ही ऋणायन हो, ऐसा नहीं कहा है मैंने ये कहा है एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन से निर्मित स्पीशीज क्या कहलाती है? सरल लवण कहलाती है। ये सब आप बहुत पहले से जानते हैं, 9वीं 10वीं कक्षा से।
मिश्रित लवण। मिश्रित लवण किसे कहते हैं भाई, समझो, जिनमें एक से अधिक प्रकार की या तो धनायन हो या एक से अधिक प्रकार की ऋणायन हो, दोनों में से कोई भी चीज क्या हो, अधिक हो, धनायन अधिक हो जाए या ऋणायन अधिक हो जाए, यानी एक से अधिक प्रकार के हो। लेकिन जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने लिखा NaKSO4, नेम क्या है इसका, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ अगर हम इसको आयनों में बांटें तो हम लिखेंगे एक तो Na+1 आयन है, एक K+1 आयन है और एक SO4-2 आयन है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक से अधिक प्रकार के धनायन हैं। कौन कौन से, एक तो Na+1 और एक K+1। ऋणायन तो एक ही प्रकार का है लेकिन धनायन एक से अधिक प्रकार के आ गए। और परिभाषा क्या है मिश्रित लवण की, ऐसी स्पीशीज जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन हो या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन हो, क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। तो ये एक धनायन का उदाहरण ले लिया हमने एक से अधिक प्रकार के। अब एक उदाहरण ऋणायन वाला ले लेते हैं। मैंने लिखा CaOCl2, इसका नाम क्या है भाई बोलो भाई, इसका नाम है विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें अगर हम आयनों में बांटें तो ये आता है एक तो कैल्शियम+2, एक आता है OCl-1 और एक आता है Cl-1। तो हम देख सकते हैं इस यौगिक में एक से अधिक प्रकार के ऋणायन नजर आ रहे हैं, एक तो Cl-, एक OCl-। तो यह भी किसकी कैटेगरी में आएगा, मिश्रित लवण की कैटेगरी में आएगा। ये समझ में आ गए क्या, एक ही प्रकार के लवण रखने वाले यौगिक या विलयन। बोलो भाई, यहां तक सबको क्लियर है? ये बेसिक था अभी तक, चैप्टर अब स्टार्ट होगा हमारा। ये बेसिक पढ़ रहे थे हम, क्लियर है सबको यहां तक? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसको जिसका लेना हो। मैं इसके लिए मुझे जगह चाहिए दोनों के लिए, ले लिया? चलो देखो भैया, इधर आ जाओ। एक से अधिक प्रकार के लवण रखने वाले, एक से अधिक प्रकार के जो लवण रखते हैं मतलब उनमें दो लवणों का संयोग होगा कम से कम, यानी जो जिनका निर्माण दो सरल लवणों से होता हो। एक से अधिक प्रकार के लवण कौन रखेंगे, जो क्या कहलाएंगे, या तो आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक। योगात्मक यानी एक लवण दूसरा लवण दोनों मिल जाएं, क्या हो गया, योग हो गया क्या दोनों का, इसलिए क्या कहलाता है, योगात्मक यौगिक कहलाता है। इनमें, इसमें भी और इसमें भी दो प्रकार के लवण मिश्रित होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं द्विक लवण की। किसकी बात कर रहे हैं, द्विक लवण यानी डबल सोल्ट। तो देखो भाई, जो डबल सोल्ट है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषता याद रखनी है हमको, क्या, कि ये ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ठोस अवस्था में द्विक लवण अपनी पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन जल में डालने पर जलीय विलयन में क्या कर देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए, पहला बिंदु द्विक लवण का क्या है, कि ये ठोस अवस्था में, जब ये ठोस अवस्था में रहेंगे, जब इनको पानी में नहीं डाला जाएगा तब तक तो ये सेफ हैं, तब तक ये अपने आयनों का परीक्षण देंगे, अपने आयन बनाए रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन जैसे ही जल में डाला, जल में डालने पर यह उस जल में घुल जाते हैं और अपनी पहचान को खो देते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। क्लियर है भाई ये बात सबको, पहली बात। दूसरी बात, ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। द्विक लवण अपने सभी आयनों का परीक्षण देंगे जिन आयनों के द्वारा इनका निर्माण होगा, तभी वो क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। उदाहरण से समझेंगे। मैंने उदाहरण लिया भाई इसका, मैंने ले लिया, एक तो ले लिया K2SO4, क्या नाम है इसका, सामान्य लवण है पोटेशियम सल्फेट। दूसरा लवण ले लिया मैंने Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम सल्फेट। सरल लवण, दो सरल लवणों को मैंने मिलाया और किस में डाला, जल में डाला।
जब मैं दो सरल लवणों को मिलाता हूं, जल में डालता हूं, तो एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, जिसे हम फिटकरी या पोटाश एलम भी कहते हैं। तो देखो ये लवण कहलाता है द्विक लवण। सामान्य लवण दोनों को मिलाया, जल में डाला, डालकर गर्म किया, गर्म करने पर हमें एक विशिष्ट यौगिक मिला, जिसकी विशेषता क्या थी, ये ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान बनाए रखता था, पर हमने इसको जल में डाला है तो ये जलीय अवस्था में अपनी पहचान खो देगा और ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देता है जिनसे इसका निर्माण हुआ है। मतलब देखना यहाँ पर कौन कौन से आयन उपस्थित थे, K+1 था, एक SO4-2 था, यहाँ पर कौन कौन से थे, एल्यूमिनियम +3 था, SO4-2 था। यानी यहाँ पर स्टार्टिंग में जो सामान्य लवण लिए थे उनमें 3 प्रकार के आयन थे। कौन कौन से, K+, SO4-2 और Al+3। जब द्विक लवण बन गया, यहां पर भी अगर हम देखें तो ये आयन उपस्थित हैं, इसको भी हम आयन के रूप में ले सकते हैं, K+, एल्यूमिनियम +3 को भी ले सकते हैं और SO4-2 को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये आयनों का परीक्षण दे रहे हैं, जो शुरू में आयन थे वो यहाँ पर भी प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। द्विक लवण समझ में आ गया क्या सबको, बोलो। द्विक लवण सभी को क्लियर है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर उपसहसंयोजक यौगिक की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो। अब आओ भाई उपसहसंयोजक यौगिक पे। तो देखो जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो भी दो लवणों से मिलकर के ही बनते हैं। वो भी किससे बनते हैं, दो सामान्य लवणों से मिलकर। कैसे, देखना इनकी विशेषता लिखते हैं पहले हम उपसहसंयोजक यौगिक की। उपसहसंयोजक यौगिक की विशेषता क्या होगी कि यह ठोस व जल दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, चाहे ठोस अवस्था में रहे चाहे जल में रहें, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, पहचान बनाए रखते हैं। सबसे पहली बात क्या है भाई, ठोस अवस्था में और जलीय विलीन अवस्था में दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। और दूसरी बात, इनमें आयनिक बंध और उपसहसंयोजक बंध दोनों का निर्माण होता है। द्विक लवण में एक बात बताना भूल गया, मैं वो बता देता हूं। द्विक लवण में केवल और केवल आयनिक बंध का निर्माण होता है। हमने देखा था आयन उपस्थित थे यानी कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध। जबकि यहाँ पर आयनिक भी बनता है, उपसहसंयोजक भी बनता है। कैसे बनता है ये अभी उदाहरण से समझा दूंगा आप लोगों को। तीसरी बात, ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, बल्कि किसी एक नए आयन का परीक्षण देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। कैसे समझेंगे उदाहरण भाई। उदाहरण हमने ले लिया, एक तो लिया है हमने पोटेशियम साइनाइड KCN, दूसरा यौगिक लिया है हमने आयरन साइनाइड ApCN का होल ट्राइस। देखो दो सामान्य लवण दिखाई दे रहे हैं सबको, ये भी सामान्य लवण, ये भी सामान्य लवण। इन दोनों को मिलाया गया, मिला करके जब इनको जल में डाला गया तो डालने पर यहां पर एक हमें विशिष्ट यौगिक प्राप्त हुआ K4ApCN का होल 6। तो देखो ये भी दो सामान्य लवणों से बन रहा है, वो जो बना था अभी फिटकरी वो भी दो सामान्य लवणों से मिलकर बना था, लेकिन वहां डिफरेंट यौगिक मिला, यहाँ डिफरेंट यौगिक मिला। प्रोसेस दोनों की सेम है लेकिन यौगिक जो बनता है वो डिफरेंट प्रकार का बनता है। तो देखो आयनिक और एक तो ये ठोस व जल में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तब पता चलेगा, इसलिए याद रखना है ये बिंदु। दूसरा बिंदु आयनिक और उपसहसंयोजक बंध का निर्माण। देखो यहाँ पर जो पोटेशियम है यहाँ पर K+ के रूप में रहता है
और ये आयरन Cn का होल 6, ये 4 यहां जाएगा तो ये -4 के रूप में रहता है। ये 1 कैसे आया इस पर +1, यहाँ 1 होता है, क्रिस क्रॉस कराया हमने, तो ये 1 इधर आ गया और 4 यहाँ चल गया। तो इस प्रकार से यहाँ ये 2 आयन उपस्थित है। प्रारंभ में कौन कौन से आयन थे? प्रारंभ में आयन थे एक तो K+, एक Cn- और आयरन +2 और Cn-। तो देखो यहाँ पर 3 प्रकार के आयन उपस्थित थे प्रारंभ में, एक तो K+, Cn- और आयरन +2। लेकिन यहाँ पर केवल K+ मैच कर रहा है, Cn- आयन और आयरन +2 आयन यहाँ पर उपस्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ये नया आयन बन गया FeCN का होल 6-4। तो ये उपसहसंयोजक यौगिकों की विशेषता होती है कि जिन आयनों से इनका निर्माण होता है उन सभी का परीक्षण नहीं देते हैं, किसी नए आयन का परीक्षण देते हैं। ये कहलाते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, जिनमें आयनिक बंध तो बनेगा K+1 और ये FeCN का होल 6-4, तो ये आयनिक बंध बनाएंगे तभी तो जुड़ेंगे दोनों, और उपसहसंयोजक बंध बनता है इस K और इसके बीच में। Fe तो है मेटल और Cn है लिगेंड, तो मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बंध बनता है? उपसहसंयोजक बंध बनता है, इसीलिए उपसहसंयोजक यौगिक भी कहलाते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या? बोलो भाई। बोलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन। उपसहसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन यानी इनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, प्रदर्शन में हम कह सकते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिकों को या तो हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जिसमें ये जो है ब्रैकेट वाली स्पीशीज ये क्या कहलाती है? उपसहसंयोजन एंटिटी कहलाती है, और यह उदासीन है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि ये इस प्रकार से उपस्थित हो सकते हैं Z+ MLN-। तीसरा तरीका है यह ऐसे उपस्थित हो सकते हैं MLN-X-। चौथा तरीका है ये ऐसे उपस्थित हो सकते हैं MLN और MLN। बस ये 4 तरीके हैं जिस प्रकार से यह रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ब्रैकेट वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? उपसहसंयोजन एंटिटी। परिभाषित अभी करेंगे हम इसको, क्यों कहते हैं उपसहसंयोजन एंटिटी, अभी बात करेंगे। यहां पर ये क्या है? आयनिक स्पेयर, आयनिक मंडल, और ये क्या है? वही उपसहसंयोजन एंटिटी। ये उपसहसंयोजन एंटिटी, ये आयनिक मंडल या काउंटर आयन या आयन। यहां पर बात करें कि ब्रैकेट वाली स्पीशीज क्या कहलाएगी? वही उपसहसंयोजन एंटिटी, और ये वही आयनिक मंडल या आयन। यहां पर दोनों ही क्या है? उपसहसंयोजन एंटिटी। तो यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है कि अगर 2 स्पीशीज है, धनायन और ऋणायन, तो पहली स्पीशीज हमेशा क्या होगी? पहली स्पीशीज हमेशा धनावेशित होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर 2 स्पीशीज उपस्थित है, यहाँ अकेला है इसलिए क्या है? उदासीन है। अगर यहाँ मैं ऊपर प्लस लगा दूं तो धनावेशित हो जाएगी, माइनस लगा दूं ऋणावेशित हो जाएगी, कुछ भी नहीं लगाऊं उदासीन हो जाएगी। लेकिन यहाँ चाहे प्लस लगा रहे चाहे ना लगा रहे, लेकिन पहली स्पीशीज हमेशा कैसी होगी? धनावेशित, बाद वाली क्या होगी? ऋणावेशित। यहाँ देखो, इसमें यहाँ प्लस लगा रहे चाहे ना लगा रहे, लेकिन ये पहली वाली स्पीशीज क्या रहेगी? धनावेशित, बाद वाली क्या रहेगी? ऋणावेशित। यहाँ भी ना तो प्लस लग रहा है ना माइनस लग रहा है, लेकिन पहले वाली स्पीशीज हमेशा कैसी होगी? धनावेशित, बाद वाली कैसी होगी? ऋणावेशित। समझ में आ गया क्या प्रदर्शन? बोलो। प्रदर्शन समझ में आ गया क्या सबको? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। अब महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बात कर लेते हैं कि उपसहसंयोजन एंटिटी क्या है, समन्वयी संख्या क्या है, इन सब की बात करेंगे अब हम। तो देखो,
महत्वपूर्ण शब्दावलियों में पहली शब्दावली आती है यही उपसह संयोजन एंटिटी। पहली कौन सी है? उपसह संयोजन एंटिटी। इसी को समन्वय मंडल भी बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। इसी को समन्वय सत्ता भी बोलते हैं, सब इसी के नाम है। उपसह संयोजन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, समन्वय मंडल, समन्वय सत्ता, सब इसी को। कौन थी ये ब्रैकेट वाली स्पीशीज ही तो थी। तो देखो इस ब्रैकेट वाली स्पीशीज से ही परिभाषा बन जाती है इसकी। इस ब्रैकेट वाली स्पीशीज में एम और एलएन होते हैं। एम कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु। एम कौन है भाई? केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल एटम। एलएन कौन है? लिगेंड। तो देखो परिभाषा क्या बन जाती है इसकी? लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजन से जुड़ रहे हैं भाई दोनों। लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजन से जिस इकाई का निर्माण होता है उसे उपसह संयोजन एंटिटी कहते हैं। परिभाषा भी बन गई अपने आप, याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाती है। लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजन से जिस इकाई का निर्माण होता है क्या कहलाती है? उपसह संयोजन एंटिटी कहलाती है। क्लियर है सबको? बोलो भाई, सबको ये बात क्लियर है? आगे देखो, इसको बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। ये बड़ा कोष्ठक, इसे बड़े कोष्ठक में क्या करते हैं? लिखते हैं। और यह एंटिटी धनावेशित भी हो सकती है, यह ऋणावेशित भी हो सकती है, और यह उदासीन भी हो सकती है, ऐसे के ऐसे। तो ये क्या थी? उपसह संयोजन एंटिटी की विशेषताएं थी और इसकी परिभाषा थी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु यानी ये एम, सेंट्रल एटम, इसकी क्या परिभाषा होगी? इसकी परिभाषा है भाई, उपसह संयोजन एंटिटी में, ये उपसह संयोजन एंटिटी है, उपसह संयोजन एंटिटी में उपस्थित वह धातु, उपसह संयोजन एंटिटी में उपस्थित वह धातु परमाणु जो लिगेंडों के साथ या लिगेंडों के द्वारा घिरा रहता है। क्योंकि यहाँ लिगेंड एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो जो धातु परमाणु या एम जो क्या हो? लिगेंडों के द्वारा घिरा रहे चारों तरफ से, और भी हो सकते हैं। तो लिगेंडों से जो घिरा रहे वही क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम। सेंट्रल मतलब केंद्र में आने वाला। तो फिर दोबारा बोल रहा हूं परिभाषा, उपसह संयोजन एंटिटी में उपस्थित वह धातु परमाणु जो चारों ओर से लिगेंडों द्वारा घिरा हुआ रहता है क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट परिभाषा, उपसह संयोजन संख्या। नेक्स्ट परिभाषा है भाई उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो देखो ये थी हमारी ब्रैकेट वाली स्पीशीज उपसह संयोजन एंटिटी। तो देखो क्या किसे कहेंगे उपसह संयोजन संख्या? लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करता है वही उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। फिर दोबारा देखना, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करता है वही उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी मेटल से यदि दो लिगेंड जुड़ रहे हैं किससे? उपसह संयोजक बंध, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? 2। 3 जुड़ रहे हैं तो उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? 3। 4 उपसह संयोजक बंध बन रहे हैं तो उपसह संयोजक संख्या क्या होगी? 4। यानी जितने उपसह संयोजक बंध बना लेगा मेटल लिगेंड के साथ वही उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। क्लियर? लिगेंडों की बात अभी हम करने वाले हैं, इसके बाद में लिगेंड जब हम पढ़ लेंगे तब ये सब एक उदाहरण बताऊंगा जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आप लोगों की।
ठीक है, ये थी उपसर्ग संयोजन संख्या। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवस्था, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक। तो देखो ऑक्सीकरण अंक हमको ज्ञात करना पड़ता है, जैसे हम लास्ट ईयर भी x मान करके किसी धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते थे, वैसे की वैसे यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे, हमने यही यौगिक ले लिया जो हमने बनाया था K4APCN का होल 6। इस यौगिक में हमको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है आयरन की, कितनी है। तो सबसे पहले हम चार्ज सेपरेट करते हैं। तो ये आगे जो नंबर है, ये नंबर यहाँ जाएगा और यहाँ 1 है, ये यहाँ आएगा। तो देखो ये यहाँ और ये यहाँ, पहले वाली स्पीशीज हमेशा धनावेश है, तो यहाँ क्या आ गया +1, यहाँ क्या आ गया -4। इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो इसको हम मान लेंगे x। सही है भाई आपका +2, इसको x मान लिया। प्लस साइनाइड पर चार्ज होता है -1, कितने 6, तो 6 × -1 बराबर कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इस ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज होता है उसको RHS में लिखा जाता है, यानी -4। सॉल्व करेंगे x - 6 बराबर -4, x बराबर -4 + 6 बराबर +2। दैट मीन्स आयरन की ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी यहाँ पर +2। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो ऑक्सीकरण अंक का हमने ले लिया CuNH3 का होल फॉर Cl2। हमने यहाँ धनायन के रूप में आयन लिया था, यहाँ धनायन के रूप में हम एंटिटी ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पहले वाली स्पीशीज धनावेशित, बाद वाली ऋणावेशित। अब देखो तो यहाँ पर Cl पर चार्ज होता है -1, कितने Cl है 2, तो यहाँ चार्ज कितना हो गया -2। तो इस एंटिटी पर कितना चार्ज आएगा +2। बस ये चीजें करनी आनी चाहिए हमको, कि जब आयन धनायन के रूप में रहे तो क्रिस क्रॉस होता है, और जब एंटिटी धनायन के रूप में रहे तो ऋणायन का चार्ज देख लेते हैं और उस हिसाब से धनायनिक चार्ज लिख देते हैं। ये चार्ज हमेशा समान आता है ऋणायन और धनायन का, ये बात भी ध्यान रखनी। अगर ये -2 आ रहा है तो यहाँ +2 आएगा, ये -4 आता तो यहाँ +4 आता, ये -1 आता तो यहाँ +1 आता। बस ये बात अच्छे से आनी चाहिए। अब इसका हम सॉल्व करते हैं ऑक्सीकरण अंक। कॉपर को हमने मान लिया x प्लस NH3 की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है, जिसमें इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी ये उदासीन स्पीशीज है। उदासीन है इसलिए कितना लिखेंगे 4 × 0। अगर ये आवेशित होती तो उस आवेश को लिखते हैं हम, लेकिन ये उदासीन है इसलिए क्या लिख रहे हैं 4 × 0। 4 क्यों, क्योंकि 4 है। 0 क्यों, क्योंकि उदासीन है, बराबर +2। x बराबर कितना आ जाएगा +2। ये है भाई ऑक्सीकरण अंक। समझ में आ गया क्या, बोलो। ऑक्सीकरण अंक समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बता देता हूं, पहले क्लास में भी नहीं बताई थी, देख लो सब। मान लो अगर ये इस तरह से होता, एक यौगिक यहाँ होता 2, यहाँ होता 3, चलो दोनों पर होता 2 2, ये होता मान लो यौगिक। तो क्या करते भाई, चार्ज सेपरेट करने के लिए हम ये 2 यहाँ जाता +2, ये 2 यहाँ जाता -2, ऐसे करते भाई हम। अगर यहाँ होता 3 तो ये 3 यहाँ जाता +3, ये 2 यहाँ जाता -2। ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? चार्ज सेपरेशन में पहले वाली स्पीशीज हमेशा धनावेशित, बाद वाली ऋणावेशित, चाहे पहले एंटिटी हो चाहे पहले आयन हो, लेकिन पहले हमेशा धनावेशित होगी, बाद में हमेशा ऋणावेशित होगी। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं लिगेंडों की ओर, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जिसको लिगेंड आते हैं वो इस चैप्टर को आसानी से कर लेता है, जिसको लिगेंड नहीं आते हैं वो नहीं कर सकता। तो देखो लिगेंड, सबसे पहले तो हम बहुत देर से हम कर रहे हैं लिगेंड, लिगेंड क्या है लिगेंड? तो कुछ भी नहीं है भाई। लिगेंड ऐसी स्पीशीज जिसके पास दान करने योग्य कम से कम एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। जैसे परिभाषा लिख रहा हूं मैं दोबारा एक बार और, जिसके पास क्या हो, दान करने योग्य
दान करने योग्य लोन पेयर हो, लोन पेयर मतलब एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तभी तो दान करेगा, नहीं होगा तो कहां से दान करेगा। तो जिसके पास दान करने योग्य एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होता है क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया H2O, हम जानते हैं इसके पास दो दो लोन पेयर पाए जाते हैं ऑक्सीजन के पास, इसलिए क्या है ये लिगेंड। कौन सा लिगेंड, एक्वा लिगेंड। जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा वो लिगेंड भी नहीं होगा। ठीक, ध्यान रखना है। मुझे आप बताओ NH4, चलो NH3 लिगेंड होगा या नहीं, बताओ। NH3 अमोनिया बोलते हैं इसको अपन सामान्य भाषा में, बताओ ये लिगेंड बन सकता है क्या, होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है। लिगेंड की भाषा में इसको हम एमीन लिगेंड कहते हैं। अब मुझे बताओ H3O प्लस लिगेंड होगा क्या, मुझे बताओ NH4 प्लस लिगेंड होगा क्या, हो सकता है क्या। तो देखो इनको हम लिगेंड की कैटेगरी में नहीं पढ़ते हैं, रीजन है इनका जो लोन पेयर है वो फ्री नहीं रह पाता। NH4 प्लस देखो भाई नाइट्रोजन 4 बंध बना लिए, हम जानते हैं नाइट्रोजन जब 4 बंध बना लेता है तो उसका जो लोन पेयर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लोन पेयर नहीं बचता है उसके पास, इसलिए ये लिगेंड की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक, तो देखो आगे लिगेंड जो होते हैं वो सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो है एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक, और एक होते हैं बहुदंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं समझेंगे, जिनके पास दान करने योग्य एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म हो वो क्या कहलाता है, एक दंतुक लिगेंड। और जिनके पास दान करने योग्य एक से अधिक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वे कहलाते हैं बहुदंतुक लिगेंड। के बाद दान करने योग्य एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म हो वो लिगेंड है। लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, एक दंतुक और बहुदंतुक। जो एक लोन पेयर दान कर सकता है वो एक दंतुक, जो एक से अधिक लोन पेयर दान कर सकता है वो बहुदंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो हमने लिखा धनावेशित लिगेंड, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। फिर हमने लिखा उदासीन एक दंतुक लिगेंड, फिर हमने लिखा ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। तो देखो ये इसलिए बन गए अलग अलग कैटेगरी वाले कि ऐसा एक बात बताओ, जिसके पास ऐसा लिगेंड जिसके पास लोन पेयर भी हो दान करने के लिए और धनायन भी हो साथ के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। जिसके पास दान करने योग्य केवल और केवल लोन पेयर हो, एक लोन पेयर हो, वो उदासीन एक दंतुक लिगेंड। और जिसके पास ऋणायन भी हो और साथ के साथ लोन पेयर भी हो दान करने के लिए, वे क्या हो जाएगा, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड का उदाहरण है नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम इसका संरचना सूत्र होता है NO+। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर पाया जाता है, साथ के साथ स्पीशीज के पास धनायन पाया जाता है, इसलिए क्या कहलाता है, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। धनायन भी आ गया और लोन पेयर भी आ गया, लोन पेयर दान करेगा और इसलिए धनावेशित एक दंतुक लिगेंड कहलाया। दूसरा उदाहरण है इसका हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीनियम आप लोगों को कॉपी में मिल जाएगा, NH3 NH2+, NH3 NH2+, ये यौगिक। यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पाया जाता है, यह कहलाता है धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। धनायन भी उपस्थित है और लोन पेयर भी उपस्थित है। धनावेशित में आपको केवल 2 याद रखने मैंने आपको बताया था, और एक और होता है नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम को बोलते हैं हम NO2+, मगर वो नहीं आता है आपके, केवल ये 2 ही पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे धनावेशित। उसके बाद उदासीन एक दंतुक लिगेंड में देखो, जैसे एक्वा H2O, देखो
दो दो लोन पेयर पाए जाते हैं ऑक्सीजन के पास H2O में, लेकिन ना तो धनावेश है ना ऋणावेश है। इस पर ना धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, इसलिए उदासीन एक दंतुक लिगेंड भी कहलाता है। दो हैं लेकिन एक ही दान कर सकता है, एक ही परमाणु दो बंध नहीं बना सकता, चाहे उसके पास चार चार लोन पेयर क्यों ना हो, वो एक ही उपसहसंयोजक बंध बना पाएगा एक टाइम। ठीक, तो एक्वा जैसे हमने लिख दिया कार्बोनिल, कार्बोनिल में देखो CO, कार्बोनिल में भी लोन पेयर पाया जाता है, कोबाल्ट नहीं है कार्बोनिल है, और लोन पेयर तो पाया जा रहा है, एक भी ना तो धनावेश है ना ऋणावेश है, इसलिए किसमें आता है उदासीन एक दंतुक लिगेंड। जैसे एमीन, एमीन में भी एक लोन पेयर पाया जाता है, ना धनावेश है ना ऋणावेश है, इसलिए किसमें जाएगा उदासीन एक दंतुक लिगेंड की कैटेगरी। ठीक, ऐसे ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड में देखो हमने लिख दिया F माइनस क्लोरिडो, Cl माइनस क्लोरिडो। देखो इन पर क्या है, ऋणावेश पाया जा रहा है, इसलिए ऋणावेशित एक दंतुक क्यों है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर भी है साथ के साथ दान करने के लिए, इसलिए यह किसकी कैटेगरी में आते हैं, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि एक उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं ये सब, एक ही बना सकते हैं, दो एक परमाणु दो उपसहसंयोजक बंध नहीं बना सकता है, इसलिए एक दंतुक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। PPH3 वो भी देख लो भाई, PPH3 भी, PPH3 उदासीन की कैटेगरी में आता है, नाम है उसका ट्राई फेनिल फॉस्फीन। क्या नाम है इसका, ट्राई फेनिल फॉस्फीन। इसकी संरचना ऐसी बनती है भाई, फेनिल का मतलब होता है ये बेंजीन रिंग, इस तरह से ये फेनिल होती है स्ट्रक्चर C6H पे, तो इसको फेनिल बोलते हैं, ट्राई फेनिल है। फॉस्फीन का मतलब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर, तीन बेंजीन रिंग इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है, तो ये संरचना कहलाती है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो देखो अब यहाँ पर इसके बाद ना धनायन है ना ऋणायन है, केवल एक लोन पेयर है दान करने के लिए, बस इसलिए क्या कहलाएगा उदासीन एक दंतुक लिगेंड। एक ही जगह से बंध बनाएगा क्योंकि एक ही लोन पेयर है, इसलिए उदासीन एक दंतुक लिगेंड की कैटेगरी में आता है। ठीक, अब देखो याद रखने बात क्या है, ऋणावेशित लिगेंडों के लिए पीछे O अनुलग्न लगाया जाता है, जबकि धनावेशित के लिए पीछे EM अनुलग्न लगाया जाता है। ऋणावेशित लिगेंडों के पीछे O अनुलग्न, धनावेशित के पीछे EM, और उदासीन के पीछे कुछ भी नहीं लगाते, सामान्य नाम लिखते हैं। जल को एक्वा बोलते हैं, हम ध्यान रखना, एक्वा गार्ड, आप पानी पीते हैं एक्वा गार्ड का, एक्वा यानी जल। कार्बोनिल, कार्बोनिल देखो ना तो O लगाया ना EM लगाया। एमीन, एमीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, सामान्य नाम लिखे जाते हैं। ये एक दंतुक लिगेंड समझ में आ गए क्या सबको, बोलो। एक दंतुक लिगेंड सबको समझ में आ गए क्या? हेलोजन के पीछे फ्लोरिडो भी लिख सकते हैं, फ्लोरो भी लिख सकते हैं, फ्लोरिडो भी लिख सकते हैं, क्लोरो भी लिख सकते हैं, दोनों ही नाम सही है, दोनों ही नाम सही है। पहले जो किताबें चलती थी उनमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे लिखा जाता था हेलोजेंस को। एनसीईआरटी ने इनको फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडाइडो इस प्रकार से कर दिया, बस दोनों ही नाम सही है, गलत कोई भी नहीं करेगा आपका नाम। ठीक है, क्लियर है भाई? और भी हो सकता है, जैसे देखो मैंने लिख दिया CO3-2, नाम क्या है इसका, कार्बोनेटो। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये द्विदंतुक लिगेंड हो गया, ये एक दंतुक ही है, बस चार्ज -2 है। आपने नहीं पढ़ा क्या 11वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में, कार्बोनेट CO3-2, बस O लग गया पीछे। क्यों लग गया? क्योंकि इस पर चार्ज क्या आ रहा है, माइनस, और ऋणावेशित स्पीशीज के पीछे O लगाते हैं, तो कार्बोनेटो नाम हो गया। सूत्र जो है वही का वही रहेगा, लोन पेयर होता ही जहां से दान करेगा, बात खत्म। ठीक है भाई? नाइट्राइडो, नाइट्राइडो सूत्र क्या होता है, N-3, लोन पेयर भी पाया जाता है, ऋणायन भी है, तो ये ऋणायन काय में काम आएगा,
ये ऋणायन काहे में काम आएगा? जब हम धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, वहां जब ये लिगेंड भाग लेंगे, तब वहां उस ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करने के लिए इन चार्जेज की आवश्यकता होती है। आपने देखा भी था, अभी हमने चार्जेज लिए थे, साइनाइड का -1 आया था, यहाँ साइनाइड भी आएगा, लेकिन उसको मैं अलग कैटेगरी में पढ़ाऊंगा आपको भी उभयतंतुक लिगेंडों में। यहां तक क्लियर है क्या भाई? बोलो सबको, यहां तक क्लियर है क्या? ओके, बहुतंतुक लिगेंड देख लेते हैं आप अपन। देखो बहुतंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? जिनके पास दान करने योग्य एक से अधिक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? बहुतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे देखो भाई, बहुतंतुक लिगेंड होते हैं जैसे द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक। कैसे बने? जिनके पास दान करने योग्य 2 लोन पेयर हो वे द्विदंतुक, जिनके पास दान करने योग्य 3 लोन पेयर हो त्रिदंतुक, 4 लोन पेयर हो चतुर्दंतुक, 5 लोन पेयर हो पंचदंतुक, 6 लोन पेयर हो षटदंतुक। जितने दंतुक लिगेंड होता है वो उतने ही उपसहसंयोजक बंध बनाता है। एक दंतुक एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, द्विदंतुक 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, त्रिदंतुक 3, चतुर्दंतुक 4, पंचदंतुक 5 और षटदंतुक 6 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। किसके साथ? धातु परमाणु के साथ। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया एथिलीन डाइअमीन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा आता है। आपको EN देखने को मिलेगा जब भी संकुल यौगिक आएगा, स्मॉल EN, या इसको हम बोल सकते हैं एथीन 1,2 डाइअमीन, एथेन 1,2 डाइअमीन, इसको हम एथेन 1,2 डाइअमीन भी कह सकते हैं। तो देखो संरचना कैसे बनेगी इसकी। एथिलीन का मतलब 2 कार्बन होते हैं क्या? बोलो, एथिलीन का मतलब 2 कार्बन। डाइएमीन का मतलब 2 नाइट्रोजन होते हैं क्या? अब इसको संतुष्ट करना है हमको, कार्बन को संतुष्ट करना हो, हाइड्रोजन को संतुष्ट करना हो, तो काई से करेंगे? हाइड्रोजन से। तो यहां लगा दिया मैंने H2, यहां भी लगा दिया H2, ये बंध बना दिया इनसे, ये NH2, ये NH2, ये देखो संतुष्ट हो गया। अब देखो ये हो गया एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। यहां पर नाइट्रोजन एक परमाणु यहाँ, जिसके बाद लोन पेयर है एम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा और एक उपसहसंयोजक बंध यहां से बनाएगा। कुल 2 उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाएगा? द्विदंतुक लिगेंड। समझ में आ गया क्या? एग्जाम्पल बोलो, बोलो भाई। यह उदाहरण सबको समझ में आ गया क्या कि यह द्विदंतुक लिगेंड क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसके पास दान करने योग्य 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उपसहसंयोजक बंध कितने बनाता है? 2 बनाता है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखो भाई, हमने लिया EDTA-4, EDTA-4, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या नाम है इसका? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। -4 लिखा रहे तो टेट्रा एसीटेटो, -3 लिखा रहे तो ट्राई एसीटेटो, बस ये अंतर है दोनों में, ट्राई और टेट्रा का। देखो संरचना कैसे बनाएंगे। एथिलीन का मतलब 2 कार्बन, हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे इसको हम, CH2 CH2। डाइएमीन का मतलब N, क्लियर है भाई? 2 नाइट्रोजन डाइएमीन हो गए। अब क्या कह रहा है? टेट्रा एसीटेटो, ये लो 1,2 एसीटेटो, ये भी 1,2 एसीटेटो। CH2COO-। तो देखो ये हो गया एथिलीन डाइएमीन
1 2 3 4 4 मतलब टेट्रा एसीटेटो। अब यहाँ पर ये लिगेंड जो है देखो कितने बंध बनाता है उपसह संयोजक। नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होगा, यहाँ इसके पास भी एक लोन पेयर होगा, और इन सब के पास भी लोन पेयर होगी ऑक्सीजनों के पास। तो इस बेसिस पर यह कुल 6 उपसह संयोजक बंध बना पाता है। देखो कैसे, एक उपसह संयोजक बंध ये मेटल के साथ यहाँ बना लिया, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, और एक इस नाइट्रोजन से बनाएगा। इसलिए यह क्या कहलाता है, षट दंतक लिगेंड। यानी एक ही लिगेंड 6 उपसह संयोजक बंध बनाता है, किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, इसलिए षट दंतक लिगेंड भी कहलाता है। ये समझ में आ गया क्या? बोलो। ये क्लियर है क्या षट दंतक? बताओ भाई। ठीक, एक और उदाहरण और देख लो बहुदंतुक का, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो लिगेंड, ऑक्सेलेटो, इसको हम OX से दर्शाते हैं, यानी हमको लिगेंड के रूप में OX मिलेगा। इस पर चार्ज होता है -2, सूत्र होता है C2O4 -2। इसको बनाते कैसे ऑक्जेलेटो को, देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, ये द्विबंध O, ये द्विबंध O, ये एक ऑक्सीजन पर माइनस, ये दूसरे ऑक्सीजन पर माइनस। तो देखो यहां पर भी लोन पेयर पाया जाता है, यहां पर भी लोन पेयर पाया जाता है। ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसह संयोजक बंध और दूसरा उपसह संयोजक बंध, केवल ये 2 उपसह संयोजक बंध बना पाता है, इसलिए यह द्विदंतुक लिगेंड भी कहलाता है। और ये चार्ज काम आएगा कहीं में, -2 चार्ज किसमें काम आएगा, ऑक्सीकरण अंक निकालने में। इसलिए इनके चार्जेज पता होना चाहिए कि कौन उदासीन और कौन ऋणावेशित। बस अब जैसे आपसे मैं पूछूं, बताओ एथिलीन डाइएमीन पर क्या आवेश आता है, एथिलीन डाइएमीन पर क्या आवेश आता है, बताओ। एथिलीन डाइएमीन पर आवेश क्या आता है? अभी बना के निपटे थे अपन पहला एग्जाम्पल बहुदंतुक का, -2। देखें, देख लेते हैं बना करके। ये लो CH2 CH2 NH2 NH2, ये था एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, बताओ मुझे -2 कहाँ आ रहा है, बताओ मुझे कहाँ है -2, दिख रहा है क्या किसी को? इस संरचना में कहीं माइनस नजर आ रहा है क्या आपको? बोला भाई। अरे नहीं है ना, नहीं है तो ये कैसा लिगेंड है, उदासीन द्विदंतुक लिगेंड है। तो याद रखनी ये चीज है। ऑक्जेलेटो कैसा है, ऋणावेशित द्विदंतुक लिगेंड, क्योंकि -2 चार्ज आता है, इसलिए आ रहा है, देखो आप। तो ये चीज हमको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण के निकालने में हमें इस आवेश की आवश्यकता होती है, और एक दंतुक द्विदंतुक उपसह संयोजन संख्या निकालने के लिए हमें एक दंतुक द्विदंतुक की आवश्यकता होती है। ये था लिगेंडों का वर्गीकरण, और इससे संबंधित और भी उदाहरण आप लोगों को कॉपी में लिखाए गए हैं, वहां से आप लोग पढ़ेंगे बाकी और एग्जाम्पल्स। यहाँ तक लिगेंड कंप्लीट है। अब मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल लेकर के ऑक्सीकरणांक निकालना सिखा देता हूँ और उपसर्जन संख्या निकालना सिखा देता हूँ। तो देखो हम उदाहरण लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जैसे ही हम लिगेंड पढ़ के निपटेंगे वैसे ही आप लोग आसानी से उपसर्जन संख्या और ऑक्सीकरणांक निकालना सीख जाएंगे। जैसे देखना भाई, मैंने एग्जाम्पल लिया, कोबाल्ट एथिलीन डाइमीन का होल ट्वाइस Cl का होल ट्वाइस, ठीक, ये एग्जाम्पल लिया है। इसमें बताओ मुझे उपसह संयोजन संख्या, चलो मैं ही बता देता हूं एक बार तो पहले क्या निकालनी है हमको इसमें, उपसह संयोजन संख्या।
अभी हमने शब्दावली पढ़ी थी, किसे कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या, जिसमें लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करेगा वही उपसहसंयोजन संख्या कहलाएगी उस यौगिक की। तो यहाँ पर देखो हमें दिख रहा है कि एथिलीन डाइएमीन क्या है, द्विदंतुक लिगेंड, और क्लोरिडो क्या है, एक दंतुक लिगेंड। तो ये द्विदंतुक लिगेंड कितने हैं, 2, एक दंतुक लिगेंड भी कितने हैं, 2। एक द्विदंतुक लिगेंड 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो 2 द्विदंतुक लिगेंड 4 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे क्या, और 2 एक दंतुक लिगेंड 2 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे क्या, बोलो 2। इस प्रकार कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अर्थात इस यौगिक की उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी। समझ में आ गई क्या बात, बोलो। इस यौगिक की उपसहसंयोजन संख्या निकालना समझ में आ गई क्या। जितने उपसहसंयोजक बंध बनेंगे धातु परमाणु के लिगेंड के साथ उतनी ही उसकी उपसहसंयोजन संख्या होती है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण अंक की। इसी के लिए कोबाल्ट को x मान लिया हमने, प्लस एथिलीन डाइएमीन उदासीन है भाई, अभी बताया था आप लोगों को, तो क्या आएगा, 2 है, 2 × 0 प्लस क्लोरिडो पर -1 चार्ज होता है, कितने, 2, तो 2 × -1 बराबर 0। ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए RHS में 0 लिखा है। सॉल्व करेंगे x - 2 बराबर 0, x बराबर +2। दैट मीन्स इस यौगिक में उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी और ऑक्सीकरणांक कोबाल्ट का +2 होगा। बोलो भाई समझ में आ गई क्या दोनों प्रश्न, और आ गए हो तो इसको सॉल्व करके बता दें मुझे। कोबाल्ट EDTA -4, बताओ भाई इस यौगिक में ऑक्सीकरण अंक कितना होगा और उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी, दोनों आंसर बता दें। पहले उपसहसंयोजन संख्या बता दें मुझे कितनी होगी, इसमें उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी। उपसहसंयोजन संख्या का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, बस 6। अक्षत लोधा करेक्ट आंसर। और बताओ अब समन्वय ऑक्सीकरण अंक बताओ मुझे, कोबाल्ट का कितना होगा, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक यहां पर कितना होगा, बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर बता दो भाई। कितना होगा भाई ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो। सॉल्व करके देखते हैं। देखो इसको हमने माना x प्लस EDTA एक लिगेंड है षटदंतु, कितना है लिगेंड, एक ही है, x प्लस 1 × -4, आवेश कितना है इसके ऊपर, -4 है क्या, बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा, +4। बताओ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होगी क्या, बोलो भाई। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होगी। आपको बताया था मैंने कि इन पर जो आवेश होता है वो ऑक्सीकरण अंक निकालने के काम आता है। चलो इसमें बताओ मुझे, इसमें बता दो मुझे आप, उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी इस यौगिक, इस यौगिक में उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी। 6, बहुत बढ़िया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा भाई। और क्यों हुआ, ये द्विदंतुक
यानी एक दो बंद बनाएगा, ये भी दो बंद बनाएगा, कुल 4 बंद तो इन दोनों ने ही बना लिए भाई। और ये एक दंतुक तो 2 बंद ये बनाएगा क्योंकि 2 है, तो 2 और 2 4 और 2 6, इसलिए उत्सर्जन संख्या 6। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ आयरन की, ऑक्सीकरण अंक बताओ आयरन का इस यौगिक में कितना होगा। बोलो भाई। ऑक्सीकरण अंक क्या होगा आयरन का इस यौगिक में। जवाब दें भाई। ऑक्सीकरण अंक बताएं मुझे इस यौगिक में आयरन का। मैं सॉल्व कराऊं, बोलो। बोलो भाई, मैं सॉल्व कराऊं क्या। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूं। देखो आयरन को हमने क्या मान लिया, X प्लस, ऑक्सीलेटो पर चार्ज कितना होता है -2, एथिलीन डाइमीन पर आवेश कितना होता है 0, कोई आवेश नहीं होता। H2O पर भी कोई आवेश नहीं होता, ये दोनों उदासीन है। सॉल्व करेंगे X प्लस 1 इंटू -2 ऑक्सीलेटो का, एथिलीन डाइमीन भी 1 इंटू 0, H2O भी 2 इंटू 0 बराबर 0। सॉल्व करेंगे x बराबर +2। ये समझ में आ गया क्या। हाँ अक्षर सही है, ये सबको समझ में आ गया क्या आवेश निकालना। बताओ, बहुत बढ़िया। अरे बाकी को भी समझ में आ रहा है कि तोते उड़ रहे हैं। सोना, शिवानी, विनीता, रितु, राधा, मनीष, बोलो ये चीजें जो पढ़ाई है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने बहुत धीमी स्पीड कर रखी है आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई है, वरना मैं बीबीटी तक भी ला सकता था आपको आज। आ रही है। हाँ मनीष तूने पढ़ रखा है, बाकी ने सोना, विनीता, विनीता का जवाब नहीं आ रहा है। इधर राधा, शिवानी, बोलो भाई सबको क्लियर है यहां तक के मैटर। बताओ जल्दी से जवाब दो। बोलो भाई। तो 2 लिगेंड और पढ़ लेते हैं हम साथ के साथ। एक तो बहुत बढ़िया बात है, उभयदंतुक लिगेंड। एक दंतुक और बहुदंतुक के अतिरिक्त 2 प्रकार के लिगेंड और होते हैं, एक तो उभयदंतुक और एक सेतु लिगेंड। उभय का मतलब होता है 2, उभय का मतलब 2, यानी एक ही लिगेंड दोनों सिरों से बंध बना है लेकिन एक समय में एक ही सिरे से बंध बना है। जैसे उदाहरण लिखा मैंने CN माइनस और एक लिखा मैंने NC माइनस। तो यहां पर आप देखो इसका नाम तो है साइनो और इसका नाम है आइसोसाइनो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस लिगेंड में इसका संरचना सूत्र भी CN माइनस, इसका भी देखें अणुभार तो दोनों का समान ही रहेगा भाई। तो यानी परमाणु तो समान भाग ले रहे हैं, आवेश भी समान है, लेकिन यह बंध बनाता है कार्बन से, यह बंध बनाता है नाइट्रोजन से। यानी क्या हुआ, ऐसे लिगेंड जो दोनों सिरों से बंध बना सकते हैं, दोनों सिरों का मतलब कार्बन से भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन से भी बना सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही सिरे से बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। और इनका जब हम नामकरण करते हैं तब हम इनके लिए कप्पा का के वर्ड भी यूज करते हैं। ये आगे नामकरण के समय बताऊंगा आप लोगों को कि ये कप्पा का के क्या है। तो साइनो और आइसोसाइनो। और देखो NO2
माइनस और होता है ONO माइनस। देखो दोनों सिरों से बंध बना रहा है, नाइट्रोजन से भी बना रहा है, ऑक्सीजन से भी बना रहा है। इसको तो हम बोलते हैं नाइट्रो और इसको बोलते हैं हम नाइट्राइटो। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आता है? उभय तंतुक लिगेंड की कैटेगरी में आता है। क्लियर है सबको उभय तंतुक लिगेंड? क्या भाई, उभय तंतुक लिगेंड सबको क्लियर है क्या? अगला देखो सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड जैसे ब्रिज आप सबने देखा होगा, कोटा गए होंगे, ब्रिज देखा होगा, इस तरह से ब्रिज रहता है, ठीक। तो देखो ऐसा लिगेंड जो दो धातु परमाणुओं के मध्य में सेतु बंध का कार्य करे वो क्या कहलाता है? सेतु लिगेंड कहलाता है। जैसे ये देखो एक धातु परमाणु M, ये दूसरा धातु परमाणु M। अब यहां पर हमने एक लिगेंड लिया, एक लिगेंड L। ये लिगेंड इससे भी जुड़ा हुआ रहे, इससे भी जुड़ा हुआ रहे, किसके रूप में? सेतु बंध के रूप में। ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? सेतु लिगेंड कहलाते हैं। यानी वह लिगेंड जो दो धातु परमाणुओं के मध्य में सेतु बंध का निर्माण करे वह लिगेंड क्या कहलाता है? सेतु लिगेंड कहलाता है। इनके नामकरण करते समय हम सेतु लिगेंडों के लिए म्यू वर्ड का यूज करते हैं, यानी म्यू का म्यू लगाते हैं, ये साइन लगाते हैं। जब हम नाम लिखेंगे ना इनके तब म्यू लगाएंगे। इनमें बाद वालों के लिए कप्पा का के लगाएंगे, आगे वालों के लिए कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। इनमें बाद वालों में कप्पा का के लगाते हैं और इनमें ये सेतु लिगेंडों के लिए म्यू वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, सेतु लिगेंड सबको क्लियर है क्या? बोलो भाई, सेतु लिगेंड सभी को क्लियर है क्या? यानी जैसे मान लो ये लिगेंड होता OH माइनस, OH होता तो सेतु लिगेंड था, तो क्या लिखते हैं हम इसके लिए? म्यू हाइड्रोक्सो। तो नामकरण में क्या लिखते हैं इसके लिए? हम म्यू हाइड्रोक्सो, इस तरह से। ठीक, और एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं आज लास्ट, फिर बाकी नामकरण से हम कल स्टार्ट करेंगे। किलेट वलय, किलेटीकरण और किलेट लिगेंड। तो देखो किलेटीकरण बहुत सीधा टॉपिक है, बहुत जो किनका गुण है? बहुतंतुक लिगेंडों का। तो देखो किसे कहते हैं? जब कोई बहुतंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मिलकर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है तो उसे किलेटीकरण कहते हैं। उस प्रक्रिया में जो लिगेंड भाग लेता है उसे किलेट लिगेंड कहते हैं, और जो वलय बनती है उसे किलेट वलय कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझ में आएगा भी आप लोगों को। देखो मैंने ले लिया उदाहरण एथिलीन डाइएमीन, संरचना थी CH2 CH2 NH2 NH2। यहां पर देखो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ इस लिगेंड ने क्या किया? उत्सर्जक बंध का निर्माण किया, फलस्वरूप एक चक्रीय संरचना का निर्माण हो गया। क्या? तो इस चक्रीय संरचना को हम क्या कहते हैं? किलेट वलय कहते हैं। और जो लिगेंड भाग ले रहा है, कौन सा लिगेंड भाग ले रहा है? एथिलीन डाइएमीन, इसको किलेट लिगेंड कहते हैं। और ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? किलेटीकरण कहलाती है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो देखो जो किलेट वलय की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है दंतुकता की संख्या -1। यानी जितना डेंटिक लिगेंड होगा, जैसे द्विदंतुक लिगेंड है तो उसमें से एक घटा देंगे, वही किलेट वलय की संख्या होगी। जैसे देखो एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक था तो कितनी किलेट वलय बनी? 1। षटदंतुक लिगेंड में कितनी किलेट वलय बनती है? 5 किलेट वलय बनती है। चतुर्दंतुक में कितनी किलेट वलय बनती है? 3। क्यों? क्योंकि जितनी उसकी डेंसिटी होगी उसमें से एक माइनस करना होता है, उससे हमें किलेट वलय की संख्या का पता चल जाता है। क्लियर है भाई सबको? यहां तक सबको क्लियर है क्या? क्या भाई, आज यहीं तक करेंगे हम।
ठीक, अब देखो इसके आगे हम पढ़ेंगे एक तो समन्वयी बहुफलक और होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक संकुल, फिर नामकरण, फिर बीबीटी। समझ चीजें कल की क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। कल की क्लास जो रहेगी हम सुबह नहीं लगाएंगे, सुबह हमारी जो नॉर्मल क्लास चलती है वही चलेगी, रेगुलर वाली। इवनिंग टाइम में क्लास लगाऊंगा आप लोगों की, कल सूचित कर दूंगा आपको उसके लिए मैं सुबह की क्लास में। कल इवनिंग में क्लास भी रहेगी हमारी रिकवरी की, और मॉर्निंग में हमारी जो रेगुलर क्लास चलती है उसकी रहेगी। ठीक है भाई, सबको बात क्लियर है? सबको ये बात ओके? आज के लिए इतना ही भाई, ओके बाय।